साथियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान विषय का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसको लेकर पिछले वर्ष कोरोना की स्थितियों को लेकर जो घर बैठकर आपको तैयारी करनी पड़ रही थी, उसको लेकर हमने जो तैयारी करवाई थी वो सीरीज़ हमने शुरू की थी। और लेकिन बाद में जब कॉलेज स्टार्ट हुए तब ऑफलाइन क्लासेस हमने शुरू की और उस सीरीज़ को वहाँ पॉज किया। अब उस सीरीज़ को हम रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब जहाँ हमने उसको स्टॉप किया था, पॉज किया था, वापस आगे से हम कंटिन्यू, क्योंकि अभी भी वही परिस्थितियाँ कोरोना की दूसरी लहर में हैं, तो इसलिए उस सीरीज़ को हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस वीडियो के माध्यम से अब हम चर्चा करेंगे 8th चैप्टर पर। 8th चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजनीति व्यवस्था की अवधारणा। सॉरी, ये जो चैप्टर है ये 9th, ठीक है। 8th चैप्टर तक हम डिस्कस कर चुके थे। 9th चैप्टर ये से हम दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे इस सीरीज़ में। तो इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर तक, वो सारे वीडियो बहुत डिटेल से प्रत्येक टॉपिक पर हर जानकारी सहित आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ जाके आप सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो 9th चैप्टर है, अध्याय 9, राजनीति व्यवस्था की अवधारणा, इस पर हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे और आगे के जो भी चैप्टर हैं उन पर हम बस चर्चा हम शुरू करेंगे, जिससे कि जब तक कॉलेज नहीं खुल पाते हैं तब तक आपको घर बैठकर तैयारी करवाई जा सके। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, राजनीति व्यवस्था की अवधारणा, ठीक है, ये कोई नया शब्द नहीं है वैसे। क्योंकि जब हमने आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, तो उस आधुनिक दृष्टिकोण में हमने बात की थी कि आधुनिक दृष्टिकोण में अलग अलग जो उपागम, उसमें एक राजनीति व्यवस्था उपागम की बात भी हमने की थी। तो ये वही है, मतलब एक परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के बाद जो व्यवहारवादी क्रांति आई और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा, तो उसमें एक प्रकार का उपागम या एक पद्धति या एक नया विश्लेषण का तरीका ये उभर के सामने आया, जिसको हम राजनीति व्यवस्था की अवधारणा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम इस राजनीति व्यवस्था की अवधारणा को ही डिटेल से समझेंगे। आज के वीडियो में राजनीति व्यवस्था की अवधारणा की कुछ थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि, फिर इस अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी वो हम देखेंगे। इस राजनीति व्यवस्था विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ राजनीति व्यवस्था विश्लेषण की विशेषता पर हम नज़र डालेंगे और राजनीति व्यवस्था किसे कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर आगे इसी चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था विश्लेषण, जो निवेश निर्गत मॉडल है, सिद्धांत है, वो क्या है। उसको लेकर छात्रों को बड़ा कठिन लगता है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ सरल और सुबोध भाषा शैली में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बस आज के जो टॉपिक मैंने बताया पहले, आज उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम चर्चा की औपचारिक रूप से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एक नवीन अवधारणा है। मतलब राजनीति विज्ञान के विश्लेषण में या उसके अध्ययन के लिए जो कई नवीन अवधारणाओं का उभार आया, विशेषकर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवहारवादी क्रांति और जो आधुनिक दृष्टिकोण जिसको हम बोलते हैं उसके तहत, तो उसी के तहत राजनीति जो विज्ञान का
अध्ययन करने के लिए जो नवीन उपागम, नवीन पद्धतियाँ, नवीन अध्ययन विश्लेषण, उनमें राजनीति व्यवस्था विश्लेषण भी एक तरीका था, एक उपागम था। ठीक है, तो वो उभर के सामने आया। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जो राजनीति व्यवस्था जो विश्लेषण उपागम है, ये एक बिल्कुल नई अवधारणा, एक वैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, अब इससे पहले, हालांकि ये पहली बार राजनीति विज्ञान में ही इसका पहली बार प्रयोग किया गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान में भी हमने अन्य कहीं से अपनाया। राजनीति विज्ञान से पहले ये प्राणी विज्ञान में और उसके बाद समाजशास्त्र में, क्योंकि राजनीति विज्ञान भी एक समाजशास्त्र का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये प्राणी विज्ञान में इस उपागम का प्रयोग किया जा रहा था, फिर समाजशास्त्र के अध्ययन में किया गया, फिर राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी इस विश्लेषण को अपनाया गया। तो मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये पहली बार राजनीति विज्ञान में नहीं, बल्कि इससे पहले भी ये प्राणी विज्ञान और समाजशास्त्र में भी राजनीति व्यवस्था विश्लेषण का के माध्यम से अध्ययन किया गया था। मतलब वहाँ भी इसका पहले से प्रयोग हो चुका था। अब राजनीति विज्ञान में अगर इसकी बात करें कि राजनीति विज्ञान में इस अध्ययन उपागम का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेय है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है। हालांकि राजनीति व्यवस्था विश्लेषण पद्धति का उपयोग कई विचारकों ने किया, लेकिन जो सबसे पहले, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो रहा है डेविड ह्यूस्टन का। ठीक है, जिनको आपको पता है कि व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, बाद में उत्तर व्यवहारवाद लाए तो उनका भी जनक कहा जाता है। तो उन्हीं को ही ये राजनीति जो विज्ञान में जो व्यवस्था विश्लेषण का जो पहले जो प्रयोग किया, वो डेविड ह्यूस्टन ने ही किया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस उपागम में जो डेविड ह्यूस्टन, क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी उन्हें कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, तो मूल रूप से राजनीति जो विज्ञान या राजनीति की जो यथार्थताएँ या उस राजनीति विज्ञान के अध्ययन को यथार्थवादी अध्ययन, परंपरागत आदर्शवादी तरीके की बजाय, बल्कि राजनीति विज्ञान का एक वास्तविक तरीके से, एक यथार्थ तरीके से जो अध्ययन करने के लिए, और दूसरा एक वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड से। मतलब इस विश्लेषण का मुख्य फ़ायदा राजनीति विज्ञान में यह हुआ कि राजनीति के एक यथार्थवादी अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक वे में अध्ययन करने की सहायता जो है इससे मिली। ठीक है, तो थोड़ी ये बेसिक पृष्ठभूमि आप ये अपने आंसर में, क्योंकि बड़ा प्रश्न भी ये कई बार आ जाता है और आता ही आता है इसको लेकर प्रश्न, तो ये बेसिक पृष्ठभूमि के आप बारे में आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में ये जो व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए देखते हैं। थोड़ी सी ये टेक्निकल प्रॉब्लम विद्यार्थियों आ रही है। अब विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमने बात की कि भाई व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स थे, कारण थे, ज़रूरत थी जिस कारण से राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को या उपागम को अध्ययन करने के लिए अपनाया गया। कुछ इन पॉइंट्स के माध्यम से आप समझा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट कि राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता। देखिए, जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक थे उनमें विशेषकर डेविड ह्यूस्टन, ठीक है, इसके अलावा आर्मंड पावेल वो भी थे, लेकिन डेविड ह्यूस्टन ने सबसे पहले इस बात को, इस पद्धति का प्रयोग किया था। तो राजनीति विज्ञान को एक नवीन तरीके से अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जो परंपरागत तरीके से जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा था, राजनीति का अध्ययन किया जा रहा था, तो उससे संतुष्ट नहीं थे कुछ, विशेषकर डेविड ह्यूस्टन। तो एक यथार्थवादी तरीके से राजनीति का अध्ययन करने के लिए, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, तो उसके लिए आवश्यकता थी एक ऐसे विश्लेषण सिद्धांत की जिससे माध्यम से यथार्थवादी अध्ययन हो सके। तो उसमें एक तो ये रीज़न था इस नवीन व्यवस्था विश्लेषण उपागम का प्रयोग करने के लिए। दूसरा, राजनीति
विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन हेतु साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करते हुए, जिससे कि एक बेहतर तरीके से एक तार्किक और निष्कर्ष निकाली जा सके, ठीक है, उनका वैज्ञानिक शोध किया जा सके राजनीति की विषय वस्तु का, तो उनका अध्ययन करने के लिए इस उपागम का प्रयोग किया गया। तीसरा, आधुनिक जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, उनमें राज्य, राष्ट्र, ये जितने भी पुरानी, क्योंकि राज्य, राष्ट्र और इनका पुराने जो परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण में महत्व ज़्यादा होता था, ठीक है, इनकी अनुपयुक्तता, मतलब क्या हो गया था कि राजनीति जो परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल संकुचित अध्ययन किया जा रहा था, वो राज्य, राष्ट्र, संविधान तक ही सीमित थे, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तुलनात्मक अध्ययन बस इनका कर रहे थे कि राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना, देशों के, जैसे अरस्तू ने किया कि विभिन्न जो संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य और राष्ट्र और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा था, ये एक अनुपयुक्त था, मतलब इससे आगे बढ़ के राजनीति में अध्ययन किए जाने की एक आवश्यकता थी कि राज्य और राष्ट्र और इनके अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं या जो अन्य जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करने की आवश्यकता थी एक साइंटिफिक तरीके से। तो इसके लिए भी ये एक ऐसे उपागम की आवश्यकता थी जिसमें कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हो सके, ठीक है। तो ये आपको चौथा जो पॉइंट है, तुलनात्मक विश्लेषण हेतु अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता। अब देखिए, इससे पहले भी तुलनात्मक अध्ययन हो रहा था, लेकिन एक व्यापक तरीके से, एक बारीकी से तुलनात्मक अध्ययन भी एक तो परंपरागत दृष्टि से जो किया जा रहा था, उससे ये आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक संतुष्ट नहीं थे। तो एक व्यापक तरीके से, एक ऐसे ढांचे की, एक ऐसी संरचना की, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे विचारक, ये आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक, कि जिससे कि एक व्यापक तरीके से राजनीति विज्ञान में अध्ययन हो सके, रिसर्च हो सके, तो उसकी आवश्यकता थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स विद्यार्थियों आपने देखे जिस कारण से, क्योंकि इन सब के लिए ये व्यवस्था विश्लेषण उपागम जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा महत्वपूर्ण था, और इसकी शुरुआत जो की गई, इसके माध्यम से अध्ययन किया गया। तो ये कुछ आवश्यकता के रीजन्स आप बता सकते हैं। अब आपने राजनीति व्यवस्था उपागम की आवश्यकता देख ली, इसकी पृष्ठभूमि देख ली, लेकिन राजनीति, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि राजनीतिक व्यवस्था की जा रही है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, ये आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं राजनीति व्यवस्था से अभिप्राय। देखिए, राजनीति व्यवस्था विश्लेषण या व्यवस्था विश्लेषण को हम समझें डिटेल से, उससे पहले आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा कि राजनीति व्यवस्था क्या है। राजनीति व्यवस्था शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो व्यवस्था विश्लेषण को हम तब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उससे पहले हमें राजनीति व्यवस्था को समझना होगा कि एक राजनीति व्यवस्था होती क्या है, तभी तो हम उस व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो पहले हमें राजनीति व्यवस्था का अभिप्राय या उसका अर्थ हमें समझना होगा। जैसा कि आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि जो व्यवस्था शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टम, ठीक है, राजनीति व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो व्यवस्था शब्द है, ये राजनीति विज्ञान में कहाँ से आया है? ये भौतिक विज्ञान से आया है, ठीक है। ये कोई राजनीति विज्ञान का शब्द नहीं है, ये सिस्टम शब्द है, जो व्यवस्था शब्द है, ये भौतिक विज्ञान से आया है। अब इसका एक जो अर्थ है, अगर शाब्दिक अर्थ है, वो सुपरिभाषित अंतः क्रियाओं के समूह से लिया जाता है, जिसकी एक कुछ लिमिटेशंस, जिसकी एक निश्चित सीमाएं होती है। अब यहाँ भी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा कि राजनीति व्यवस्था होती क्या है। देखिए, राजनीति का तो मतलब तो आपको पता है ही, राजनीति आप समझ चुके हैं कि राज्य और उससे जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियाँ हैं, क्रियाएँ हैं, ठीक है, वो राजनीति में आ जाएगी। लेकिन जो सिस्टम शब्द है, जो व्यवस्था शब्द है,
तो विद्यार्थियों, अंतः क्रियाओं का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इसको एक सरल तरीके से आप समझने का प्रयास करें। जैसे सिस्टम वर्ड, क्योंकि व्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टम, और राजनीति व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम। तो व्यवस्था आपने कभी एक साधारण शब्द में सुना होगा, एक कंप्यूटर की भाषा में, या कंप्यूटर को भी हम सामान्यतः इस सिस्टम बोल देते हैं कि ये सिस्टम है। उसी से ही आप इस व्यवस्था को समझिए कि सिस्टम क्या है। कंप्यूटर कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो भी उसके अलग अलग पार्ट हैं और जिनके बीच जो अंतः क्रिया होती है, और तब जाके वो एक पूरा सिस्टम कहलाता है। आपको पता है, जैसे मॉनिटर होता है, फिर एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तब जब वो एक कनेक्ट हो जाते हैं और एक प्रिपेयर हो जाता है, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, तब वो सिस्टम के रूप में कहलाता है। तो उसी प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ ये जो व्यवस्था ही होती है जिसकी कि क्योंकि ये जो शब्द है ये भौतिक विज्ञान से मैं लिया है, और जिसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो सुपरिभाषित अंतः क्रियाओं का समूह है। मतलब अलग अलग जो पार्ट हैं तो उनके बीच जो अंतः क्रिया होती है उसका एक समूह है। तो एक सामूहिक जो एक रूप तैयार होता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट है, उसी प्रकार राजनीति में भी जो अलग अलग जो पार्ट हैं, ठीक है, राज्य और उससे जुड़े हुए, और तब उनको एक जगह जब वो कनेक्ट हम कर दें और उनमें जब अंतः क्रिया होती है, तब वो एक सिस्टम कहलाता है। तो राजनीति व्यवस्था को आप उस संदर्भ में लें, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब और अगर हम इसको समझें, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह है, वही बात यहाँ पर आ रही है कि अलग अलग जो वस्तुएं हैं, अलग अलग पार्ट हैं, और उनको आप अगर उनको जोड़ लें या उनको सामूहिक रूप दे दें या समग्र तरीके से, तो वो एक व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाती है या व्यवस्था बन जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी, जैसे राज्य है, अब राज्य में बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए राज्य है, अब आज भारत एक राज्य है, तो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, अन्य जो राजनीतिक दल है, मीडिया है, तो अलग अलग पार्ट हैं, तब जाके एक पूरी व्यवस्था बनती है, ठीक है। तो अलग अलग जो जटिल संबंधित जो वस्तुएं हैं, जब उनका समग्र समूह हो जाता है, तो उस एक संगठन है और उसके अंग हैं, जब सामूहिक रूप से जुड़कर एक अंतःक्रिया करते हैं, तो वो एक व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इसको देखें तो 3 गुण सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं: व्यापकता, अन्योन्याश्रितता और सीमाएं। मतलब व्यापकता मतलब एक तरह से ये एक व्यापक संदर्भ है, व्यवस्था कोई एक सीमित अवधारणा नहीं है, ये व्यापक, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो पार्ट होते हैं किसी भी संगठन के, और वो जुड़ते हैं, तो इसलिए एक व्यापकता लिए हुए होती है। बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता अन्योन्याश्रितता, मतलब कि एक संगठन दूसरे संगठन पर आश्रित है, अन्योन्याश्रित है एक दूसरे पर। आप देखिए, अगर कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं हो, कीबोर्ड को हटा दो तो क्या कंप्यूटर वर्क कर पाएगा? या मॉनिटर हटा दो आप वर्क कर पाएगा? या सीपीयू को हटा दो वर्क कर पाएगा? क्योंकि प्रत्येक का अपना महत्व, वो जब जुड़ेंगे आपस में तभी वो एक कंप्यूटर के रूप में हम उसमें कार्य कर पाएंगे। तो वो अन्योन्याश्रितता इसमें होती है। इसके अलावा सीमाएं, प्रत्येक पार्ट की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लिमिटेशंस होती हैं। तो ये इसके 3 गुण हैं राजनीतिक व्यवस्था के, ठीक है। तो अब व्यवस्था को जरूर आप समझे होंगे। अब इसी को राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है? मानवीय संबंधों का स्वरूप है। जब इसी को मानवीय संबंधों के रूप में जोड़ लें, जब व्यवस्था को हम राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जब देखते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था कब बनती है? जब किसी भी एक जगह पर या किसी भी व्यवस्था में जो रहने वाले लोग हैं, जो मानव है, ठीक है, उनके बीच जो संबंध, कुछ लोगों के बीच में एक संबंध होता है। आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि जब पहली बार राज्य का आविर्भाव होता है, तो जब लोग छोटे छोटे कबीलों में वो रहना शुरू हुए, फिर गांव बने, गांव से फिर शहर, जिला और फिर राज्य की अवधारणा ने जन्म लिया। तो एक व्यक्ति से तो राज्य नहीं बना है। तो इसलिए मानवीय संबंधों का जो समूह है, जब पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, कोई भी जो मानवीय संबंध बनकर जब एक पूरा संगठन बन जाता है, तो वो एक फिर व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आप जो रॉबर्ट ए डहल की एक बड़ी सरल शब्दों में ये जो परिभाषा, ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है। उपव्यवस्था का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर यह है, क्योंकि राजनीति
जो व्यवस्था है ये भी एक समाज व्यवस्था का पार्ट है, क्योंकि ये समाजशास्त्र का ही विषय है। तो राज्य भी एक समाज का पार्ट है, समाज की उपव्यवस्था है ये। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था। इसलिए यहाँ रॉबर्ट डहल ने कहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है एक ऐसी उपव्यवस्था है, ठीक है, जिसके विभिन्न भागों में अन्योन्याश्रितता होती है, ठीक है। अब अन्योन्याश्रितता और संबद्धता एक विभिन्न पार्ट है। जैसे मैंने कहा है कि पार्टों के बीच में एक संबद्धता होती है, तो उन जो उसके अलग अलग पार्ट हैं उस व्यवस्था के, उन मानव के लोगों के, तो उनमें एक ऐसी संबद्धता होती है कि उनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। अलग करके आप उसको राज्य के रूप में नहीं बना सकते हो या नहीं मान सकते हो, क्योंकि उनमें इस प्रकार की संबद्धता होती है, एक जुड़ाव होता है, एक अन्योन्याश्रितता होती है कि उन संबंधों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, या इसको हम ये कहें कि व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है तो फिर उन अंगों में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसलिए वो संबद्धता में होती है। अब वो परिवर्तन है वो अनुकूल, सामान्यतः क्या होता है, अगर उन संबंधों में कोई परिवर्तन होता है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो एक अनुकूल परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ खैर हालांकि रॉबर्ट डहल की अपनी जो एक शब्दावली है जिसमें कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया, राजनीतिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहें तो जो मैंने आपको सिस्टम जो शब्द है, जो कंप्यूटर वर्ड, उससे आप आराम से इजीली इस राजनीतिक व्यवस्था शब्द को समझ सकते हैं। आगे विद्यार्थी रॉबर्ट डहल की ये एक जो परिभाषा, एक लाइन है, ये हम मिस कर चुके हैं। तो इसको हम देखते हैं कि रॉबर्ट डहल ने, ठीक है, वो एक उपव्यवस्था को लेकर तो बात कही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक स्थायी रूप है। स्थायी रूप मतलब वो कहते हैं कि ये कोई अस्थायी नहीं बल्कि एक इस्टेब्लिश्ड, जब लोगों के बीच में संबंध इस्टेब्लिश्ड हो जाएं, स्थायी रूप ले लें, तो जो वो राजनीतिक व्यवस्था में तभी कन्वर्ट होती है। अस्थायी तरीके से मान लीजिए अगर लोगों के बीच संबंध होते हैं तो फिर वो राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहलाएगी। लेकिन लोगों के बीच में या मानवों के बीच में स्थायी जब संबंध होते हैं तो मानव संबंधों का वह स्थायी प्रतिरूप है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कहा ये बात कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का एक ऐसा स्थायी प्रतिरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, सत्ता और नियम ये महत्वपूर्ण मात्रा में अंतःग्रस्त हो या उसमें जुड़े हुए हों। क्योंकि शक्ति, सत्ता और नियम अगर ये जब आ जाते हैं किसी भी मानवीय संबंध के प्रतिरूप में तो फिर वो राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है। कैसे? शक्ति सत्ता से मतलब यहाँ सरकार से। सपोज करो कि मान लीजिए लोगों के बीच एक संबंध, एक ग्रुप बना, उन्होंने अब उसमें एक व्यक्ति को उन्होंने राजा बना दिया, मतलब उसको शक्ति दे दी, सरकार बन गई, सत्ता उसको सौंप दी और कुछ नियम बना दिए कि सभी लोग उन नियमों से चलेंगे, तो वो एक राज्य बन गया। आपने देखा होगा कि राज्य की जो पूरी विकास यात्रा उसमें इस तरीके से राज्य बने थे, जो शुरू में कबीलों से जो उसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार जो मानवीय स्थायी संबंधों के प्रतिरूप में कि जहाँ शक्ति, सत्ता और नियम जब आ जाते हैं तो फिर वो एक राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर समझ में आ गई होगी। हालांकि हमने थोड़ा डिटेल से इस पर चर्चा कर ली, इतनी शायद आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो बातें आपको इम्पोर्टेंट लगे आपको वो आप लेके और अपनी परीक्षा में इसको समझा सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे की जो टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में ही चर्चा करेंगे। अब राजनीतिक व्यवस्था तक तो हमने देखा है, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण को हम समझेंगे। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण कुछ विशेषता हैं उसको देखेंगे, और फिर जो डेविड ईस्टन का जो निवेश निर्गत मॉडल है, व्यवस्था विश्लेषण है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में तो विद्यार्थियों बस इतना ही। सारे वीडियो जो अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं मैं पुनः बता दूं, एक इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप
देख सकते हैं। वहाँ भी ए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। आगे के सारी वीडियो भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।